जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यह मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से किया है हम उसी का डिस्कशन करेंगे मॉडल पेपर हिंदी के आधार पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी का है। देखिए, जब ये यूपी बोर्ड ने जब एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज किया है तो निर्देश से भी हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या बदला हुआ है या हमें किस तरह से पेपर को करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आपका पेपर है जो कि 2 खंडों में है। पहले खंड में बहुविकल्पी पूछे गए हैं। तो हम इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम इसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं, आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ है। ये हम जो मॉडल पेपर ये आपको बता रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं या आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतना तो कन्फर्म है कि इसमें से प्रश्न ज़रूर ही पूछे जाएंगे। तो अब दूसरा प्रश्न है कि श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें से अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? इन चारों में से आपको अमीर खुसरो की रचना का नाम बताना है। तो इसमें से अमीर खुसरो की रचना है पहेलियाँ मुकरियाँ। क्या है? पहेलियाँ मुकरियाँ। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूँ और गुलाब बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। यहाँ पर देखिए ठलुआ क्लब भी उनकी ही रचना है, लेकिन ये जो है कि वो निबंध नहीं है। ये देखिए पूस की रात ये कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक। तो पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अब आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, ये तो सत्य है। खा वाला उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, ये भी सत्य है। आप इन चारों में से आपको इन चारों में से ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत दे दिया है, इसे गलत पहचान कर लिखना रहता है। और इसमें तो सारे सही हैं, इस कथन में सारे सही हैं। तो देखिए कभी कभार जो होता है कि प्रश्न ही गलत आ जाता है, तो इस प्रश्न पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है कि बोर्ड वालों से भी कभी गलती हो जाती है, लेकिन आपको उसका नंबर मिलेगा, आप चाहे उसका आंसर दीजिए या मत दीजिए। लेकिन हमने जानबूझकर इस प्रश्न को इसमें डाला था क्योंकि जिससे आपको पता चले कि हाँ एग्ज़ाम में भी प्रश्न गलत आ सकते हैं, लेकिन आपको उसका नंबर पूरा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो अजातशत्रु जो है वो नाटक है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार। तो अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार जैसे कि देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, ये तो एकांकी बहुत कम लिखे हैं, लेकिन एक दो लिखे हैं तो उनका नाम तो आएगा ही। तो इसमें जो है जयशंकर प्रसाद नहीं है। बहुत ही फेमस हैं एक उदय शंकर भट्ट, जो कि आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा भी होगा। फिर इसके बाद 9वां करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव याद कीजिए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। 10वां चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए में कौन सा अलंकार है? ये जो दिया गया है
चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए। यहाँ पर देखिए आपको कोई वैसा हिंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मनो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मनो। इस मनो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। 11वें में 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। समान मात्रा तो वही तो हो गई सममात्रिक। बराबर। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। ये हम थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं, चारों विकल्प आ जाए। इसमें देखिए चारों विकल्प आ जाए। ठीक है। तो निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जानते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर निस उपसर्ग से ही ये बना है निष्कपट। देखिए निस तो सभी लिखा हुआ है, लेकिन जो उपसर्ग होता है वो निस है, आधा जो छोटा सा रहता है उस पर बना होता है। फिर इसके बाद साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? अब देखिए प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है। तो इसमें जो है कि कौन से हो जाएगा? इस वाले का आप कमेंट में दीजिएगा। इस वाले का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। हम देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। लेकिन हम आपको इतना सा हिंट दे रहे हैं कि जो प्रत्यय होता है वो पीछे जुड़ता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिलोकी में कौन सा समास है? त्रिलोकी में कौन सा समास है? तो त्रिलोकी में द्विगु समास है। जैसे कि द्विगु समास किसी संख्या के आगे जब कोई गिनती आ जाती है, जैसे 1 द्वि त्रि चतुर्थ पंच, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। अगर यहाँ पर द्विगु नहीं होता तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास ये हो जाता। उसके बाद हल्दी शब्द है। हल्दी शब्द क्या है? हल्दी शब्द जो है वो तत्भव शब्द है। हल्दी क्या है? तत्भव है। ठीक है। गंगा का पर्यायवाची गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है, भागीरथी भी होता है, इसे देव नदी भी कहा जाता है। तो अर्थात ये जो है उपरोक्त सभी, ये देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो गंगा का पर्यायवाची इसमें से ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न संधि से आ गया। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आसान है अगर आप संधि पढ़े हैं तो। पित्रादेशा का संधि विच्छेद किसका? पित्रादेशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पित्रादेशा का संधि विच्छेद पितृधन आदेशा हो जाएगा। अब देखिए अगर आप फल का शब्द रूप याद किए हैं तो आप ये आराम से इस प्रश्न को कर लेंगे। प्रश्न पूरा क्या है कि फला नाम शब्द फल की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है? फला नाम शब्द कौन सी भी विभक्ति और वचन। देखिए इससे तो 100% 1 नंबर का आएगा। तो आपको शब्द रूप तो याद ही रहने चाहिए। तो ये जो है षष्ठी बहुवचन है। यहाँ पर देखिए पा लिखा हुआ है, तो उससे आप इसे पा मत समझिएगा। पा कोई विभक्ति नहीं होती है। षष्ठी कोई भी विभक्ति नहीं होती, षष्ठी होती है। इसके बाद पट धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन। पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो ये हो जाएगा पठतः। देखिए अगर आप प्रश्न को 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश किया कीजिएगा। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता तब तक हमें पढ़ना ही चाहिए। हल धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? अब यहाँ पर देखिए लिट लकार पूछ रहा है, तो यहाँ पर और मध्यम पुरुष पूछा है तो हसिष्यथः, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा? हसिष्यथः। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर देखिए हम इसका करवाने लगेंगे तो ये काफ़ी लंबा, कम से कम 1 आध घंटे की वीडियो पर हो जाएगी। तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करते हैं। सॉरी।
यहाँ पर देखिए ऊपर उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसका हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए हमें एक उस पैराग्राफ के लेखक का नाम और पाठ का नाम याद रहना चाहिए। तो आप अगर इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये इसका संदर्भ हो गया और व्याख्या, और ये वाला प्रश्न करने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट कीजिए तो हम 100% करवाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अब यहाँ से हम आपको पेपर का पैटर्न बता दे रहे हैं। वहाँ पर देखिए एक आपको गद्यांश पूछा जाएगा, और जो 22वां प्रश्न होगा वो एक पद्यांश से। आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक पद्यांश करना होगा। फिर इसके बाद जो 23वें का प्रश्न होगा वो जो 23वां प्रश्न होगा वो संस्कृत से आएगा, और इसमें भी 2 ऑप्शन रहेंगे। फिर 23वें के खा वाले में आपको 2 श्लोक दिया जाएंगे, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके बाद 24वां में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए स्वपठित लिखा हुआ है, यानी कि अपने अपने ज़िले के हिसाब से ये रहेगा। आपको केवल एक ही प्रश्न करना है। फिर 25वां प्रश्न आता है, जो कि लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना रहता है। देखिए 4 ही तो लेखक हैं, अगर आप 2 का याद कर लेते हैं तो आप लिख लेंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लीजिए, तो इतना तो 100% है कि आप ला सकते हैं। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी एक रचना का नाम। हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3+1 नंबर लिखा हुआ, यानी 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 1 नंबर एक रचना लिखने के लिए। तो आपकी जो पहले जो आता था ये 2+1 आता था, लेकिन 1 नंबर यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब इसके बाद 26वां प्रश्न आएगा एक श्लोक लिखने के लिए, तो आपको 2 श्लोक याद करके जाना है। और 27वें प्रश्न में 2 प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत में देने हैं, जो कि 4 पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद 28वां हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हर साल पूछा जाता है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। फिर 29वां निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। और फिर 30वां प्रश्न निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यही हैं आपके 30 प्रश्न। इस प्रकार आपके पेपर आएगा, और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा।